और आज भारत में जो शब्द सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है वो शब्द है डर। एक तरफ चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, उससे भारत के 135 करोड़ लोग डरे हुए हैं। सबसे ज्यादा इंडिया में जो चल रहा है डर चल रहा है। सबसे ज्यादा सुबह से अब तक जो एक शब्द जो ट्रेंड हो रहा है वो है डर। भारत के 135 करोड़ लोग डरे हुए हैं चीन के कोरोना वायरस से, BF7 वेरिएंट से। तो दूसरी तरफ देश के कुछ नेता अल्पसंख्यकों को यह कहकर डरा रहे हैं कि जिनके लिए भारत का माहौल आजकल ठीक नहीं है। वो लोग हैं जो अल्पसंख्यकों और खासकर भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के बीच डर का वायरस फैला रहे हैं। डर का वायरस। डर राहुल गांधी को भी लग रहा है। उन्हें डर है कि कोरोना के बहाने सरकार उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहती है। और आज हम राहुल गांधी को उनके वो पुराने बयान याद दिलाएंगे जिसमें वो खुद कोरोना पर सरकार को लापरवाह बता रहे थे और भारत की स्थिति बुरी होने की भविष्यवाणी कर रहे थे। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ये तमाम खबरें आज आपके सामने रहेंगी। देश नहीं झुकने देंगे में आज हम आपको बताएंगे डर के इस कारोबार और इसके इकोसिस्टम की सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। और डर का व्यापार करने वाले सौदागरों से सावधान भी करेंगे। इसके अलावा आज हम कोरोना वायरस को लेकर पैदा हुए डर को भारत की तैयारियों के पैमाने पर भी तोलेंगे। लेकिन ये असुरक्षा का डर, यात्रा रुकने का डर, डर शब्द आज पूरा दिन ट्रेंड होता रहा है। तो आज इसी डर गैंग और इसके अलावा जिन लोगों को डर लग रहा है उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला आज विश्लेषण हम आज यहां पर करेंगे। भारत की तैयारियों के पैमाने तौलेंगे और आज का शो देखने के बाद यकीन मानिए कोरोना वायरस से लड़ने के डर का वायरस फैलाने वालों को जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। आप इसे डर के खिलाफ एक बूस्टर डोज भी कह सकते हैं। ये वो तमाम खबरें जिनका आज हम विश्लेषण करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात उस डर की जो एक बार फिर भारत के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। इस डर का नाम कोरोना वायरस है, आप सभी जानते हैं। करीब 2 हफ्ते पहले भारत के बहादुर सैनिकों ने तवांग में चीन के सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया था। लेकिन अब चीन के रास्ते भारत में कोरोना वायरस की घुसपैठ हो सकती है। इसे रोकने के लिए देश के हर नागरिक को सैनिक बनना होगा, कमर कसनी होगी। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए इस डर के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। समझिए, कोरोना वायरस के BF7 वेरिएंट की वजह से चीन में हर दिन 10 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। 10 लाख लोग हर दिन कोरोना वायरस के BF7 वेरिएंट की वजह से चीन में हर दिन, और करीब 5000 लोगों की मौत हो रही है हर दिन चीन में। यह आंकड़े का सोर्स भी मैं आपको बता देता हूं। यह आंकड़ा चीन की सरकार ने जारी नहीं किया है, वो तो छुपाती है क्योंकि चीन से असली तस्वीर बाहर कभी आ ही नहीं सकती है। यह अनुमान लंदन की एक एनालिटिक्स कंपनी ने लगाया है जिसका नाम है एफिनिटी। लंदन की एक कंपनी है, उन्होंने अनुमान लगाया है कि यहां पर 10 लाख मौतें और इतने लोग जो हैं इतनी मौतें और 10 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। इसी कंपनी ने पिछले महीने अनुमान लगाया था कि चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की वजह से 13 से 21 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन में संक्रमण की 2 लहरें आएंगी, जिसमें से पहली लहर अभी चल रही है और यह लहर इसी महीने के आखिर तक अपने पीक पर होगी, ये इस रिपोर्ट में है। और दूसरी लहर के आने का अनुमान मार्च के आखिर में लगाया गया है। अभी एक और लहर आएगी चीन में, अभी ये वाली जो है इस महीने के आखिर तक। 3 वर्षों तक जीरो कोविड पॉलिसी का दम भरने वाले चीन में प्रतिबंध हटते ही कोरोना का महाविस्फोट हो गया है। चीन में स्थिति कितनी भयावह है इसे समझने के लिए आज हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं क्योंकि भारत में घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें दिखाने से पहले एक बार हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इनमें से कुछ तस्वीरों की पुष्टि हो चुकी है जबकि कुछ की पुष्टि नहीं हुई है। और चीन से आंकड़े और तस्वीरें आसानी से बाहर नहीं आती, लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये चीन की राजधानी बीजिंग की एक शवदाह की तस्वीर है जहां लाशों का अंबार लगा हुआ है। ये देखिए आप, स्ट्रेचर पर दर्जनों लाशें नजर आ रही हैं। लाशें पूरी तरह पैक करके रख दी गई हैं। इनका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया है। चीन में कोरोना विस्फोट की यह पहली तस्वीर। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, चीन के एक और अस्पताल की तस्वीरें देखिए आप। ये देखिए आप, कोरोना संक्रमित मरीज की हालत अचानक से वहां पर बिगड़ गई। मेडिकल स्टाफ को फौरन CPR देने में जुट गया। वो देखिए CPR दिया जा रहा है वहां पर ताकि उसकी जान बच जाए।
हालांकि ये कारगर साबित नहीं हुआ और मरीज ने कुछ ही समय में दम तोड़ दिया। ये अस्पतालों की स्थिति है इस वक्त चीन में। दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। चीन में कोरोना विस्फोट का ये सबसे ताजा वीडियो है, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, सबसे ताजा वीडियो है ये, जहां अस्पताल में आप देख रहे हैं कि महिला की मतलब वहां पर सीपीआर देने की लगातार वहां पर कोशिशें की जा रही है। अस्पताल के अंदर वहां पर अफरा तफरी का माहौल है और एक महिला की वहां पर कोरोना से तड़प तड़प कर मौत हो गई। महिला के परिजन डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते रहिए। देखिए वो तस्वीर, ये वो तस्वीर है। ये अस्पताल के बाहर एक महिला वहां पर चिल्लाती रही, डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती रही और बताया जा रहा है कि फिर वहां पर ये महिला वहीं पर बेहोश हो गई और इनकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इस महिला को इलाज हासिल नहीं हो पाया। ये तस्वीर, एक एक बिस्तर पर दो दो मरीजों का इलाज। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हो रही है, मेडिकल स्टाफ को उन लाशों को भी हटाने का वक्त नहीं मिल रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें देखिए, बस आज ये तस्वीरें देखिए आप। अस्पताल मरीजों से पटा पड़ा है, खचाखच भरा हुआ है। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ सीपीआर देकर रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। दरवाजे पर लोग बेहोश हो रहे हैं। स्थिति है कि चीन में अंतिम संस्कार के लिए भी 24 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है। ये देखिए आप, लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि वहां भी 2000 से ज्यादा लोगों की वेटिंग चल रही है। शमशान घाट में 2000 से ज्यादा लोगों की वेटिंग चल रही है अंतिम संस्कार के लिए। शमशान घाट के बाहर लगी लंबी लंबी लाइनें, अस्पतालों के अंदर शव ही शव, डॉक्टर्स, बुरा हाल। और जो तस्वीर दिल को झकझोर देने वाली है, ये तस्वीर जो है चीन के हॉन्जाऊ में बच्चों के अस्पताल की है, जहां लोग अपने कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए आए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, लेकिन एडमिशन के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ये बच्चों के लिए करीब 372 बच्चे पहले से ही कतार में लगे हैं। बच्चों का भी बुरा हाल है। ये लहर है कोरोना की चीन में। ये जो तस्वीर, अगली तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये जोहाई की है। ये तस्वीर चीन के जोहाई शहर की है, जहां मेडिकल स्टोर्स के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये वो बच्चों के अस्पताल वाली तस्वीर। हालत यह कि चीन में मामूली बुखार के लिए दी जाने वाली दवा पैरासिटामोल भी मार्केट से गायब हो गई है। और ये शवदागृह के बाहर जो शव इंतजार कर रहे हैं, मतलब उनके परिजन, वहां पर लाइन लगी हुई है, बताया जा रहा है। अस्पताल पहुंचा एक युवक, और भी कई तस्वीरें हैं, और भी कई तस्वीरें, डराने वाली तस्वीरें, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि भारत की इम्यूनिटी और वो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे। ये एक युवक जो पहुंचा देखिए अस्पताल में, वो रो रहा है, बच्चे को एडमिट करने की भीख मांग रहा है। वो घुटनों के बल बैठकर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहा है ये शख्स। ये तस्वीर है चीन की। तस्वीर चीन के शांघाई स्थित हेल्थ सेंटर की। ये देखिए आप, जैसे ही लोग चीन में प्रवेश करते हैं और वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो उन्हें ऐसे ही हेल्थ सेंटर में लाया जाता है, और जब तक वो 2 बार नेगेटिव नहीं हो जाते ना, तब तक हेल्थ सेंटर में ही उनको कैद रखा जाता है। ये भी तस्वीर, ये देखिए, फिर वो अंदर लोग इरिटेट हो रहे हैं, दरवाजे पर लाते मार रहे हैं। ये हेल्थ सेंटर में जब तक 2 बार नेगेटिव नहीं होते, इनको वहां पर कैद रखा जाता है। ये है हकीकत चीन की। अंदर रखा जाएगा, कैद रखा जाएगा, लोग दरवाजों पर सर पटक रहे हैं, लाते मार रहे हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन अंदर जब तक 2 बार नेगेटिव नहीं हो जाएंगे, इन लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता है। और अगली तस्वीर दिखाते हैं, चीन के बाजारों की तस्वीर है, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग संतरे और नींबू खरीदने पहुंचे हैं। ये देखिए आप, संतरे और नींबू के लिए वहां पर लड़ाई हो गई है। हालात यह कि खरीदने करने आए लोग मौका मिलते ही नींबू और संतरे लूटने लगते हैं। अब दरअसल नींबू और संतरे को विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, तो उसको लेकर वहां पर मारकाट मच गई है। चीन के लोगों को लगता है कि नींबू और संतरे उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेंगे। ये देखिए आप, संतरों के लिए लड़ाई, नींबू के लिए लड़ाई, वहां पर विटामिन सी का सोर्स इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और वहीं पर मारकाट मच गई है संतरे और नींबू के लिए। 2019 में चीन के वुहान से इस वायरस की शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वुहान से पहला मामला आने के 1000 से ज्यादा दिनों के बाद चीन ने एक बार फिर से इस वायरस के बहाने दुनिया के खिलाफ एक वर्ल्ड वॉर छेड़ दिया है। शुरुआत चीन से है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को डर है कि चीन से निकलकर कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया के कई देशों में तेजी से फैलेगा और लोगों की जिंदगियों को एक बार फिर से संकट में डालेगा। चीन कैसे खुद अपनी ही खोदी हुए गड्ढे में गिर गया है, ये अब हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन पहले, उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत को वुहान वायरस से बचाने के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। इसे लेकर आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक मास्क जरूर लगाएं,
ये आईएमए की एडवाइजरी है, मास्क जरूर लगाएं, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल रेगुलर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, शादी पार्टी मेले जैसी पब्लिक गैदरिंग से जितना हो सके दूर रहें, वहां जाने से बचें जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। फॉरेन टूर्स ट्रेवल विदेश जाने को अवॉइड करें, परहेज करें, सर्दी खांसी जुकाम होने पर तुरंत कोरोना टेस्ट करवाएं, वैक्सीनेशन का ध्यान रखें, सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें, यह सबसे जरूरी है। दरअसल आईएमए ने कहा है कि भारत के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। तो कोई अगर आपको डरा रहा है लॉकडाउन लग जाएगा, नहीं, देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। और इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली बड़ी वजह कि भारत में लॉकडाउन वाली स्थिति क्यों नहीं है। भारत की 12 साल से ऊपर की लगभग सारी आबादी को वैक्सीन के दोनों टीके, दोनों डोज लग चुकी हैं। 22 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुका है। यह पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि 2019 में अब तक भारत कोरोना वायरस की 3 लहरों का सामना कर चुका है। 3 और संक्रमित होने की वजह से एक बड़ी आबादी के पास वायरस से बचने के लिए प्राकृतिक इम्यूनिटी भी आ जाती है, प्राकृतिक इम्यूनिटी है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह क्यों लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यह आपका डर मतलब हटाने वाला और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला विश्लेषण। तीसरी बड़ी वजह यह कि भारत में नए इन्फेक्शंस का ग्राफ अब भी दुनिया के कई देशों के मुकाबले बहुत फ्लैट है। दुनिया भर में अब भी हर हफ्ते कोरोना संक्रमण के 30 लाख से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि भारत में एक हफ्ते में नए मामलों की औसत संख्या 1200 है। 1200। दुनिया भर में हर हफ्ते 30 लाख औसत मामले, भारत में हर हफ्ते 1200। भारत में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 220 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में इस वायरस से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। देश में कोरोना के आने वाले खतरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप जानते हैं, कल एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में कोरोना के खतरे और उससे बचने के उपायों पर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना से बचने को लेकर 4T मंत्र दिया। 4T: टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण। 4T: टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को देश में कोरोना टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने, अस्पतालों में इलाज की बेहतर व्यवस्था करने, कोरोना से जुड़े मरीजों की पहचान करने और टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण प्रधानमंत्री का 4T मंत्र कोरोना से लड़ने के लिए संभावित लहर से। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के दौरान मास्क पहनने और लोगों को भीड़ में जाने से बचने की सलाह दी। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य विभाग को बुजुर्गों को बूस्टर डोज में तेजी लाने के भी निर्देश दे दिए हैं। इस डर के खिलाफ आपके लिए एक छोटा सा बूस्टर डोज, हमारी कोशिश। चीन में कोरोना महाविस्फोट के बाद भारत अलर्ट मोड पर है। आप जानते हैं, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें देश में कोरोना के मौजूदा हालात और नए खतरों को लेकर चर्चा की गई। इस बीच कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रियों के साथ अलग अलग राज्यों के मंत्रियों ने भी अपनी अपनी राय रखी। उन्होंने क्या कहा, एक एक करके आपको एक बार सुनवा देते हैं। भारत ने स्वदेशी वैक्सीन की बात हम करें, दवाइयों की हम बात करें, एक्सपर्टीज की हम बात करें, केवल अपने आप के लिए नहीं लेकिन दूसरे देशों के लिए को भी साझा किया था। और उसी के आधार पर एक जो अभियान चलाई गई, वैक्सीन को दूर दूर तक, गांव गांव तक, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने की सोच और विचारधारा, हर घर दस्तक के आधार पर, उसी के तहत कोविड के पहले वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव तीनों का मुकाबला किया है। दुनिया भर में फिर एक बार संकट कोविड-19 का आया है और इस पे चिंता पूरी दुनिया ने व्यक्त की है और भारत सरकार ने उचित कदम उठाए हैं। तो आखिरकार इसका कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? क्या जनता और देश के हित में कांग्रेस कभी कोई निर्णय को स्वीकार नहीं करेगी? क्या एक परिवार ही उनके लिए महत्वपूर्ण है? एक परिवार की जिद के आगे, पूरी गांधी परिवार के जिद के आगे क्या पूरा देश नतमस्तक हो जाएगा? आखिरकार प्रोटोकॉल तो सबके लिए है।
अगर सभी एमपीज पार्लियामेंट में मास्क पहनकर आ रहे हैं, पूरे देश भर में जांच कराने के लिए कहा जाता है, आखिर किसकी पार्टी का और किस राज्य के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हुए? हमारे यहाँ पहले से भोपाल एम्स में तो जीनोम सीक्वेंसिंग हो ही रही है और केंद्र सरकार की ओर से एनसीडीसी की ओर से हमें भोपाल और इंदौर मेडिकल कॉलेज में भी जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन मिल गई है, भोपाल में इंस्टॉल हो गई है। आज हमने उसका जायज़ा लिया और जैसे ही इस मशीन की कैपेसिटी के अनुसार, क्योंकि 96 जो जब तक पॉजिटिव केस इकट्ठे नहीं होंगे जब तक इसकी मशीन पर उसकी प्रोसेस नहीं हो सकती, तो अब हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे ही हमें इस मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से सैंपल इकट्ठे होंगे, हम जीनोम सीक्वेंसिंग हम गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में भी कर पाएंगे। देखिए, चीन में वायरस भले ही लाखों लोगों की जान ले रहा हो, लेकिन भारत को इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत क्यों नहीं है, बल्कि सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है और ये मान लेने की कि कोविड हमारे बीच से कभी भी जाने वाला नहीं है। इसलिए हमें इसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए और इससे बचने के उपाय अपनाना सीख लेना चाहिए। डरना नहीं, लड़ना है। अगर आप अपने हिस्से का इतना काम कर लेंगे ना, तो यकीन रखिए कि सरकार ने अपने हिस्से की तैयारी पूरी कर रखी है, क्योंकि इस वायरस से लड़ने की नीतियां चीन के मुकाबले कहीं पुख्ता और कामयाब है भारत में। कोविड को लेकर भारत और चीन की नीतियों में वही फर्क है जो एक लोकतांत्रिक और तानाशाही वाले देश में होता है। फर्क को समझिए। तानाशाही वाले देश में लोगों को वायरस रोकने की वैक्सीन लगाने से पहले डर और बंदिशों की वैक्सीन लगाई जाती है, जबकि भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को सरकार से भरोसे की वैक्सीन मिली थी। और चीन में 2020 में बहुत सख्त लॉकडाउन की शुरुआत हुई, जीरो कोविड पॉलिसी, और चीन एक तरह के बबल में प्रवेश कर गया। शुरुआती सफलता के बाद चीन को अपनी नीतियों पर अहंकार हो गया और जब दुनिया के बड़े बड़े देश चीन से निकले वायरस की वजह से लॉकडाउन में चले गए, तब चीन ने लॉकडाउन हटा दिया। ये वो समय था जब चीन एक बार फिर जगमग हो चुका था, जबकि दुनिया डगमग थी। समझिए, मई 2020 आते आते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जीरो कोविड पॉलिसी का ढिंडोरा दुनिया में पीटना शुरू कर दिया और मई 2020 में आयोजित वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में वो किसी विजयी सम्राट की तरह हासिल हुए। इस बीच भारत भी कोरोना के संकट से गुजर रहा था। भारत में भी लंबा लॉकडाउन लगा, लेकिन भारत ने वैक्सीन बनाने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया और दुनिया के उन देशों को भी वैक्सीन बांटी जिन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। ये वो समय था जब दुनिया के बड़े बड़े देशों ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन को जमा करना शुरू कर दिया था। कोई दूसरे देश की मदद करने को तैयार नहीं था, लेकिन भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र समझा और दुनिया में वैक्सीन दी। दुनिया के कई दूसरे देशों को वैक्सीन देने से जब दुनिया ने मना कर दिया, तब भारत सामने आया। 2021 में पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से, जो हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 35 लाख लोगों की मौत हुई। 35 लाख 2021 में पूरी दुनिया में। लेकिन चीन ने दावा किया उसके यहां एक भी मौत नहीं हुई। वहां लोग बिना मास्क और बंदिशों के यहां वहां घूम रहे थे। अहंकार। भारत की आबादी लगभग 135 करोड़ है। तुलना समझिए, भारत की आबादी 135 करोड़, चीन की आबादी 140 करोड़, यानी कि आबादी के मामले में चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। लेकिन दोनों देशों की कोविड से लड़ने की नीतियों में जमीन आसमान का अंतर है। इस दौरान चीन और भारत दोनों ही स्वदेशी वैक्सीन के निर्माण में लगे थे। भारत में भी स्वदेशी और चीन में भी। चीन की वैक्सीन को WHO ने बहुत कम समय में ही 2021 में ही मान्यता दे दी, जबकि भारत की, आप जानते हैं, स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लंबी आनाकानी के बाद नवंबर 2021 में मान्यता मिली। बावजूद इसके 2021 खत्म होते होते भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर 70% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुका था। यही वजह थी कि जब भारत में ओमिक्रॉन आया ना, आपको याद होगा, तो इसका कुछ खास असर नहीं हुआ और भारत के लोगों को दोबारा लॉकडाउन में भी नहीं जाना पड़ा। लेकिन भारत की इस कामयाबी पर दुनिया की नजर नहीं पड़ी, जबकि चीन अपनी वैक्सीन की कामयाबी और जीरो कोविड पॉलिसी का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटता रहा। भारत इससे विचलित नहीं हुआ। भारत वैक्सीनेशन के भरोसे के साथ लॉकडाउन को पीछे छोड़ते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में लगा रहा, जबकि चीन ने दुनिया की एक नहीं सुनी और वो अपनी जीरो कोविड पॉलिसी पर अड़ा रहा, जिसके तहत किसी शहर में अगर एक आध केस भी आ जाता था ना, जीरो कोविड पॉलिसी, एक आध केस भी आ जाता था, पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया जाता था।
लोगों को जबरदस्ती कंटेनमेंट सेंटर्स में भेज दिया जाता था, बंदी बना लिया जाता था, लोगों को जरूरी सामान लेने तक के लिए बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती थी। लोग भले ही भूखे मर जाएं, लेकिन चीन की सरकार चाहती थी कि कोरोना से कोई ना मरे। अप्रैल और मई में जब शंघाई में कोरोना की लहर आई, तब भी चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी की यही नीति अपनाई। लेकिन जो तस्वीरें दुनिया ने देखी, उनसे उनको समझ में आया कि यह पॉलिसी किस हद तक नाकाम है। और अब 7 महीने के बाद चीन की इसी जीरो कोविड पॉलिसी की धज्जियां उड़ते हुए पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि यहां भारत में लोगों की हर्ड इम्यूनिटी, प्राकृतिक इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोरोना हो चुका है, वैक्सीन लग चुकी है। राजनीति की नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी चीन की पॉलिसी भारत की नीतियों के आगे बहुत फीकी रही है। भारत ने चीन की तरह सख्त लॉकडाउन नहीं लगाया, धीरे धीरे इसमें ढील भी दी। नतीजा यह हुआ कि भारत के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बन पाई। हर्ड इम्यूनिटी का दरअसल अर्थ है कि वायरस किसी देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को संक्रमित करके जब निकल जाए, ताकि लोगों में उस वायरस से लड़ने की प्राकृतिक इम्यूनिटी विकसित हो जाए, उसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। चीन में तो जीरो कोविड पॉलिसी थी, वहां तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भारत में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हुई, चीन ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वहां के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो ही नहीं पाई, इसलिए वहां पर यह हाल है। इसी तरह भारत ने जहां कुछ ही महीनों में 12 वर्ष से ऊपर की लगभग 100% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी, वहीं चीन के लोग अपनी सरकार की वैक्सीन पर यकीन नहीं कर पाए। चीन में, सुनिएगा आप फिगर, चीन में 60 साल से ऊपर की 50% से भी कम आबादी ने बूस्टर डोज लिया। 80 साल से ऊपर की आबादी में तो सिर्फ 40% लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। ये हाल है चीन के लोगों को, वहां पर चाइनीज माल लगती है, वहां की चाइनीज वैक्सीन। कुल मिलाकर भारत के लोगों को अभी वैक्सीन की 2 नियमित डोजेस, बूस्टर डोज और नेचुरल इम्यूनिटी की सुरक्षा हासिल है। आप इसको कह सकते हैं कि ये एक तरीके की हाइब्रिड इम्यूनिटी आप लोगों को मिली हुई है, इंडिया के लोगों को। जबकि जीरो कोविड पॉलिसी वापस लेते ही चीन में कोरोना का महाविस्फोट हो गया, जिससे हर रोज लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं और हजारों की जानें जा रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक अप्रैल के अंत तक चीन के 84 करोड़ इसी कमजोर इम्यूनिटी और जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से संक्रमित हो चुके होंगे। कोरोना के जिस नए वेरिएंट BF7 में चीन में कोरोना का महाविस्फोट हुआ, उसके 4 मामले भारत में आ चुके हैं। BF7, जिसमें पहला मामला जुलाई में, सितंबर महीने में 2 मामले और 1 केस नवंबर में सामने आया था। BF7 के बारे में, मतलब BF7 के 4 में से 2 मरीज अहमदाबाद और वडोदरा से और 1 केस ओडिशा में सामने आ चुका है। चौथे मरीज की जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। इस बीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कोविड स्पेशलिस्ट प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बड़ा दावा किया। ज्ञानेश्वर चौबे ने कहा है कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 का फिलहाल भारतीयों पर कोई खतरा नहीं है। सुन लीजिए एक बार। भारत में देखिए और चीन में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि भारत के लोग प्राकृतिक रूप से भी इन्फेक्ट होकर के, बहुत सारे लोग, एक बड़ी पॉपुलेशन ठीक हो चुकी है और ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन भी लग चुका है। तो अब दोबारा अगर कोई वायरस वेरिएंट आता है या कोई वायरस का सब वेरिएंट आता है, तो भारत के लोगों को कोई बहुत बड़ी नुकसान की संभावना नहीं है, बशर्ते कि कोई ऐसा वेरिएंट हो जो पूरी पुरानी इम्यूनिटी को ध्वस्त कर पाए, तभी कुछ भारत के लिए समस्या होगी, अदरवाइज कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, अब बार बार कह रहे हैं कि BF7 ओमिक्रॉन का ये एक सब वेरिएंट है जिसका R0, यानी कि मतलब कितने लोगों को वो संक्रमित कर सकता है, वो 10 से 18, यानी कि इससे संक्रमित एक व्यक्ति 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है, जबकि ओमिक्रॉन R0 5 था। मतलब ये ज्यादा संक्रामक है, लेकिन खतरे की बात नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। के लिए भक्तों की भारी भीड़, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भीड़ से निपटने के लिए तैयार। कोरोना की दहशत के बीच क्रिसमस की तैयारियां तेज। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चर्च में कोविड गाइडलाइंस के तहत तैयारी। चीन में लोगों पर टूट रहा है कोरोना का कहर, दफनाने के लिए शवों की लगी कतार, कब्रिस्तान में कम पड़ी जमीन। चीन में कोरोना की तेज रफ्तार के बीच दवाइयों की बढ़ी किल्लत, मेडिकल स्टोर की बाहर दवाइयों के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी। चीन में कोरोना की अब तक की सबसे बुरी लहर, शवगृह में शवों के रखने की जगह नहीं बची, अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं परिजन। चीन के अस्पताल से डरावनी तस्वीरें सामने आई है। अस्पताल के स्टोर रूम और गैलरी में शवों का अंबार लगा।
चीन के शंघाई में कोरोना से पॉजिटिव पाए जाने पर 10 दिनों तक लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। क्वारंटीन सेंटर पर परेशान एक महिला ने आत्महत्या की धमकी दी। चीन से अमानवीय तस्वीर सामने आई है। कोरोना से संक्रमित बच्चा अकेले एम्बुलेंस तक जाने को हुआ मजबूर। सख्त लॉकडाउन में ढील के बाद चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। शंघाई में जल्द 1.25 करोड़ लोग हो सकते हैं संक्रमित। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन में कोरोना की लहर से 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। WHO की वीकली रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, लैटिन अमेरिकी देशों में चीन के मुकाबले डबल रफ्तार से फैल रहा है कोरोना। पिछले 7 दिनों में दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में 3% की बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई। जम्मू में एक और श्रीनगर में करीब 16 संदिग्धों के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की गई। संदिग्धों पर आतंकी संगठनों से जुड़े होने का शक। पंजाब के अमृतसर में BSF ने लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। बुधवार और गुरुवार को नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड की साजिश में पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी शामिल थे। कोर्ट में दायर NIA की चार्जशीट में 2 पाकिस्तानियों समेत 11 लोगों के नाम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादी गिरफ्तार। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक सिरफिरे का कहर। बीती रात कुल्हाड़ी से कई लोगों पर हमला किया गया। 3 लोगों की मौत हुई, 7 लोग जख्मी। मूसेवाला हत्या केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने वॉइस सैंपल देने से इनकार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉरेंस को भटिंडा से दिल्ली लाया गया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पैसों के लेन देन में एक महिला के साथ मारपीट हुई। कुछ लोगों पर महिला के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के झांसी में पुलिस की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम पर हमला। कर्मचारियों की डंडे से पिटाई की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की तलाश। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक लड़के को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अवैध हथियारों की सप्लाई देने जा रहा था आरोपी। बिहार के गोपालगंज में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने रेड के दौरान 6240 पीस ट्रेटा पैक शराब की जब्त की है। 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। झारखंड के गिरिडीह में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। सैकड़ों लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। यूपी के कई शहरों में जहरीली शराब के खिलाफ छापेमारी हुई। प्रयागराज में आबकारी विभाग ने 800 किलोग्राम लाहन और 110 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस ने कच्ची शराब को नष्ट किया। दिल्ली के पास नोएडा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। 3 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में पुलिस और आबकारी विभाग ने कई घरों में छापेमारी की। कई लीटर अवैध शराब और भट्टियों को नष्ट किया गया। दिल्ली के भलसपा इलाके में 4 साल की मासूम बच्ची को अगवा करके रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपी मौके से फरार हो गए। वारदात से लोगों में काफी गुस्सा है। राजस्थान के श्री गंगानगर में एक 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत का छज्जा गिरा। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में डंपर की चपेट में आई स्कूल के बच्चों से भरी कार। हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई। 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी हुए। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। करीब 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के अजमेर में एक कपड़ा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ठंड का कहर। गंगोत्री हर्षिल घाटी में झरने और नदियों का पानी जमा। कड़ाके की ठंड से लोग परेशान थे। वक्त से पहले संसद का शीतकालीन सत्र खत्म। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई दोनों सदनों की कार्यवाही। लोकसभा अध्यक्ष ने पीएम और विपक्ष के नेताओं का जताया आभार। भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल पर राहुल के तंज पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, क्या कोरोना प्रोटोकॉल से ऊपर है परिवार की जिद। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिए युद्ध खत्म करने के संकेत। एक बयान में पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन में युद्ध का अंत चाहता है, लेकिन इसमें एक राजनयिक समाधान शामिल होगा। रूस और बेलारूस की सेना के युद्ध अभ्यास का वीडियो आया सामने। स्नीपर और ग्रेनेड लॉन्चर से अभ्यास करते नजर आए जवान। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जोरदार धमाका हुआ। 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ाया। टैक्सी में सवार लोगों को पुलिस ने की थी रोकने की कोशिश। मोरक्को के मोहम्मदिया शहर में प्रोपेन गैस के भंडार केंद्र में अचानक भीषण आग लगी। कुछ ही देर में गैस भंडार केंद्र जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह साफ नहीं। दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिको में एक कोयला खदान में जमीन धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग जख्मी हुए।
लॉस एंजलिस से विमान हादसे का एक वीडियो सामने आया है। इस विमान में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर बर्फीला तूफान आने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। आसमान से लगातार बरस रहे बर्फ की वजह से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। आईपीएल 2023 के लिए आज कोच्चि में खिलाड़ियों की मिनी नीलामी। सभी 10 फ्रेंचाइजी 405 क्रिकेटर्स पर लगाएंगी बोली। 132 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आइए आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें धमाकेदार 50 में। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी। कोविन ऐप पर मिलेगा विकल्प। न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए भी नई गाइडलाइंस जल्द। भारत में कोरोना की प्रिकॉशन डोज की मांग बढ़ी। 18 दिसंबर से पंजीकरण और टीकाकरण में बढ़ोतरी देखी गई। कोरोना से रोकथाम के लिए सरकार का एक्शन मोड जारी। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अहम बैठक आज। राज्यों में तैयारियों पर होगी समीक्षा। देश में कोरोना बढ़ने की आशंका पर पीएम मोदी ने दी लोगों को सावधान रहने की नसीहत। उच्च स्तरीय बैठक में टेस्टिंग बढ़ाने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी। कोरोना की तैयारी पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। कहा 3 कोरोना लहर का हमने मुकाबला किया। फिलहाल अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ऑक्सीजन। कोरोना के मामलों को रोकने के लिए देश भर में एयरपोर्ट पर मुस्तैदी। विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू। टीकाकरण प्रमाण पत्र को भी शुरू करने की तैयारी। पटना एयरपोर्ट पर भी रैंडम जांच शुरू। इसके लिए मेडिकल की टीम तैनात की गई। सभी लोग अब तक नेगेटिव पाए गए हैं। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में पुलिस की पहल। मंडी में दुकानदारों को बांटे गए मास्क। दुकानदारों ने मास्क लगाए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा आरती में लोगों को जागरूक किया गया। आरती के समय मास्क पहनकर लोगों को कोरोना नियमों के पालन करने का संदेश दिया गया। कोरोना की नए वेरिएंट के दहशत के बीच यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर से आई लापरवाही की तस्वीर। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भीड़ से निपटने के लिए तैयार। कोरोना की दहशत के बीच क्रिसमस की तैयारियां तेज। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोरोना के डर के बाद अब उस राजनीतिक डर की बात करते हैं जो राहुल गांधी को इन दिनों बहुत सता रहा है। और इस डर का कनेक्शन भी दरअसल कोरोना वायरस से ही है। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंच जाएगी। वही दिल्ली जहां 3 वर्षों में 18 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वही दिल्ली जहां इस वायरस की वजह से 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वही दिल्ली जहां कोरोना काल के सबसे बुरे दौर में अस्पताल में पैर तक रखने की जगह नहीं थी। शमशान घाट पर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिल रही थी। वही दिल्ली, राहुल गांधी कल उसी दिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे जो एक बड़ा शहर होने की वजह से कोरोना की हर लहर में प्रभावित होती है। सरकार ने राहुल गांधी से अपील की है कि उनकी यात्रा के दौरान या तो कोविड से जुड़े नियमों का पालन किया जाए, अगर ऐसा संभव ना हो तो यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मास्क और कोरोना विस्फोट ये सब बहाना है। सरकार बस किसी तरह से उनकी यात्रा को रोकना चाहती है। ये मास्क कोरोना ये सब कुछ नहीं है, बहाना है सब। अब राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में दिया गया उनका ये बयान एक बार सुनिए, फिर हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी कोरोना पर संभवतः इस बार थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं, बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से ये लोग डर गए हैं। मतलब ये सब बहाने हैं, ये मास्क लगाना, कोरोना विस्फोट, ये सब कुछ नहीं है, सब बहाने हैं। वैसे वही राहुल गांधी है जिन्होंने 2020 और 2021 में कई बार कोरोना को लेकर सरकार को चेतावनी दी थी। राहुल गांधी ने लॉकडाउन लगने से पहले ही बता दिया था कि भारत में कोरोना की सुनामी आने वाली है। यानी कि राहुल गांधी कोरोना की गंभीरता को शुरू से समझते हैं, ऐसा नहीं है, वो समझते हैं। लेकिन इस बार वो कोरोना पर थोड़े कंफ्यूज क्यों हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल आप राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान सुन लीजिए, फिर हम कोरोना पर इस कंफ्यूजन की भी पड़ताल आगे करेंगे। सुनिए पुराने बयान। I've been warning the government that a massive tsunami is coming and they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself not just for COVID virus but for the economic devastation that is coming.
Right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. I am sorry to say, our people are going to go through unimaginable pain in the next 6 months. मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है, और आज भी मैं कह रहा हूं, और फरवरी में जो कहा था उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं. It is important to understand we are fighting a war with corona. So if you're fighting a war with something, you have to understand what it is. It is important to understand that corona is not a single disease. It is an evolving disease. It changes, it transforms. And the only way to stop corona is to remove the space within which it moves. To not give it time to move. There are some temporary ways to fight corona, and then there are permanent ways to fight corona. अब देखिए, इन बयानों को सुनकर कोई भी कोरोना को लेकर राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने हर बार अलर्ट किया। पहले बयान में उन्होंने किसी भविष्य वक्ता की तरह बताया कि कोरोना से भारत की क्या हालत होने वाली है। दूसरे बयान में वो आपको बिल्कुल एक अर्थशास्त्री के रोल में नजर आए, और तीसरे बयान में तो वो किसी डॉक्टर और वैज्ञानिक की तरह कोरोना के प्रसार को रोकने के तरीके बता रहे। यानी कि राहुल गांधी कोरोना वायरस के समाज, देश और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले हर असर को अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन अब वो इसे लेकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं कि कुछ कोरोना कोविड नहीं फैल रहा है, कुछ मास्क वास्क सब बहाना है, उन्हें सुनकर देश का एक बहुत बड़ा वर्ग अब खुद कंफ्यूज हो गया है कि क्या राहुल गांधी को अंदाजा नहीं है कि अगर वो भारत यात्रा की अपनी जिद पर अड़े रहे तो भीड़ पर सवार होकर कोरोना अपनी भारत यात्रा शुरू कर सकता है। हो सकता है कि राजनीतिक रूप से बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा पर नजर जमाए हुए हो सकता है, जो आरोप है उनके, हो सकता है कि भारत को बीजेपी को यात्रा करे राहुल गांधी में एक मजबूत प्रतिद्वंदी शायद संभवतः नजर आने लगा हो, जैसा कि कांग्रेस का आरोप है। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब कोरोना का खतरा वाकई सिर पर खड़ा है, ऐसे समय में सिर्फ यात्रा रुक जाने के डर से राहुल गांधी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए कि मास्क वास्क सब बहाना है, कुछ नहीं है, कोविड सब बहाना है, बल्कि उन्हें हमेशा की तरह इसकी गंभीरता को समझते हुए और विपक्ष की सराहनीय भूमिका निभाते हुए बताना चाहिए, जैसा कि उन्होंने हर बार बताया कि कोरोना सरकार कोरोना की भारत में एंट्री और इसे फैलने से रोकने के लिए यात्राओं के साथ साथ क्या क्या पाबंदियां लगा सकती है। आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर आपको बताना जरूरी। आप सभी ने कोरोना कर्फ्यू के बारे में तो सुना होगा, आप सभी ने दंगों की स्थिति में लगने वाले कर्फ्यू के बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको कंगाली कर्फ्यू के बारे में बताएंगे। कंगाली कर्फ्यू, एक कंगाली कर्फ्यू आतंकवाद और कटोरा कूटनीति के सबसे माहिर देश पाकिस्तान में लग रहा है। कंगाली कर्फ्यू सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। दिन में भारत को एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान की अब पूरी तरह से बत्ती गुल होने वाली है। पाकिस्तान एक डॉलर के लिए मोहताज तो हो ही चुका है। पिछले 8 साल में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार रसातल में आ चुका है। इसलिए खबर सुनिए, पाकिस्तान ने अब रात 8 बजे से कंगाली कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ब्लैकआउट, रात 8 बजे के बाद पाकिस्तान में 8:30 बजे के बाद ब्लैकआउट, बिजली नहीं। ये आप कह लीजिए लाचारी वाला लॉकडाउन है, ये कंगाली वाला कर्फ्यू है। अब आपको बताते हैं कि ये ब्लैकआउट 8 बजे के बाद बत्ती गुल पाकिस्तान में रोज रात 8 बजे से लगने वाला कंगाली कर्फ्यू क्या है। पाकिस्तान ने बिजली बचाने के लिए रोज रात 8 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट, बाजार बंद करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा रात 10 बजे के बाद शादियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बिजली बचाने के लिए 20% सरकारी वर्कफोर्स को घर से ही काम करने के लिए फोर्स कर दिया गया है। यह हाल है पाकिस्तान में, एटम बम की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान ने इस कंगाली कर्फ्यू को, ये लाचारी वाले लॉकडाउन को, ब्लैकआउट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम, नाम बड़ा सुंदर दिया है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम का नाम दिया है। पाकिस्तान का मानना है कि इस कंगाली कर्फ्यू के जरिए देश में 56 बिलियन पाकिस्तानी रुपया बच सकता है। ब्लैकआउट 8 बजे के बाद पाकिस्तान में बत्ती गुल। अब आपको जानना चाहिए कि पाकिस्तान को कंगाली कर्फ्यू लगाने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान का गॉडफादर चीन में इस वक्त खुद कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान की कटोरा कूटनीति को चीन से मदद का भरोसा ही नहीं है। पाकिस्तान में खजाना खाली है, कंगाली है, इसलिए जीवन रक्षा दवाओं के लिए चीख पुकार मची हुई है। जनता बेहद मुश्किल में है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास खुद की कोई वैक्सीन नहीं है। जिस चाइना के माल यानी कि चाइनीज वैक्सीन के दम पर
पाकिस्तान को कोरोना से बचाव की उम्मीद थी, वो चाइनीज वैक्सीन तो खुद चाइना में ही फेल हो गई है, चाइना का माल साबित हो चुकी है। इसलिए पाकिस्तान ने मनी सेविंग के लिए रात 8 बजे से बिजली बचाने का मिशन शुरू कर दिया। 8 बजे के बाद ब्लैकआउट पाकिस्तान में, अंधेरा ही अंधेरा। वैसे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए माकूल समय 8 बजे के बाद, तो लाइट ही नहीं है, बिजली नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान में पुराने पंखों को बदल दिया जाएगा, तो करीब 150 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की बिजली बचा हो सकते हैं। इसके पीछे तर्क है कि पाकिस्तान में 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि जरूरत 26,000 मेगावाट की है। हाल के दिनों में पाकिस्तान में बिजली की कमी बढ़कर 4,000 मेगावाट से बढ़कर 7800 मेगावाट तक पहुंच रही है। अब पाकिस्तान की बिजली वाली दिक्कत रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी बढ़ गई है। पिछले कुछ वक्त से आप जानते हैं पाकिस्तान भीषण बिजली संकट से युद्ध लड़ रहा है। 8 बजे के बाद ब्लैकआउट, बिजली नहीं है। बिजली संकट की वजह से पाकिस्तान की स्थिति अंधेर नगरी वाली हो चुकी है, चौपट राजा भी है। पाकिस्तान में गंभीर बिजली संकट है और इसके बावजूद पाकिस्तानियों को महंगे बिल का शौक लग रहा है। कराची में बिजली कटौती और महंगी बिजली से स्थिति यह है कि लोग बिजली दफ्तरों पर हमले कर रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं बिजली दफ्तरों। ये देखिए तस्वीरें आप, बिजली के दफ्तरों में कंगाली कर्फ्यू, शॉर्ट सर्किट, नेताओं के बयान का भी शॉर्ट सर्किट, दिमाग का भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अंधेरे में पानी पी पी कर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को कोस रहे हैं लोग, वहां पर अटैक्स हो रहे हैं बिजली दफ्तरों में। किसकी तनख्वाह 20,000 है, ये मुझे पूछो शहबाज शरीफ। क्या फैक्ट्री खोली हुई है या कारखाना खोला हुआ है? कारखाने तो तुम्हारे हैं, फैक्ट्रियां तो तुम्हारे हैं। हमारे गरीबों के घरों में 2-2 पक्के हैं, जिसका बिल 36,000 आया है। और इसके बारे में सोचो शहबाज शरीफ, अपने फैक्ट्रियों के बारे में मत सोचो। देखिए, पाकिस्तान के ज्यादातर बिजली तेल के जरिए पैदा की जाती है। पाकिस्तान में इन पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले तेल विदेश से इंपोर्ट किए जाते हैं। हुआ यह कि यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है और इस वक्त डॉलर की तुलना में पाकिस्तानी रुपया 202 रुपए प्रति डॉलर, $1 मतलब 202 पाकिस्तानी रुपया पहुंच गया। पाकिस्तान सरकार तेल का आयात कम से कम करना चाहती है, जिससे उसका विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खाली होने से बच जाए। पाकिस्तान में कंगाली कर्फ्यू, ब्लैकआउट और लाचारी वाले लॉकडाउन की शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि पाकिस्तानी सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं है कि हम तेल और गैस दूसरे देशों से खरीद सकें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं वजहों से अगस्त 2021 की तुलना में जून 2022 में पाकिस्तान में तेल के आयात में 50% तक की कमी आ गई। पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कि इस संकट को लेकर पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स में कैसे सरकार को कोसा जा रहा है। दिलचस्प है, देखिए आप। मैं तो कहूंगा कि मुझसे आप कुर्बानी एक्सपेक्ट करते हैं, मुझसे आप कुर्बानी लेना चाहते हैं, खुद आप ये याशियां कर रहे हैं, ये फजूल में पैसा खर्च कर रहे हैं। एक तरफ आपकी जो है वो 100 के करीब सरकारी ओहदेदार हैं, काबीना को मिला के आप अयाशियां कर रहे हैं, आप लूटमार कर रहे हैं, आप अपने आप को बरी करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान ब्लैकआउट की वजह से सर्दियों में फ्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की ये हालत अभी हुई है, ऐसा नहीं है। बिजली संकट की वजह से जून की गर्मी में भी पाकिस्तान का पसीना निकल रहा था और इस संकट के खिलाफ आइडिया ऑफ पाकिस्तान ये था कि इस्लामाबाद में रात 10 बजे के बाद शादियों पर बैन लगा दिया जाए। रात 8:30 बजे के बाद सभी बाजार, दुकानें, रेस्टोरेंट बंद करने के आदेश दे दिए गए थे पिछली बार। पाकिस्तान में बिजली संकट की स्थिति यह हो गई है कि वर्ष 2021 के जनवरी महीने में इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा में अचानक ब्लैकआउट हो गया। अंधेरा ऐसा छा गया था कि लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान पर हमला हो गया। ब्लैकआउट। पाकिस्तान की यह स्थिति इसलिए है क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर जा चुकी है। आप जानते हैं, लगता है कि विदेशी मुद्रा भंडार बस चंद हफ्तों का मेहमान है। बुरा हाल है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 8 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। कर्ज की स्थिति जानेंगे, हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान अपनी आमदनी का 75% हिस्सा कर्ज चुकाने में ही खर्च कर रहा है। पाकिस्तान, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपनी आमदनी का 75% हिस्सा कर्ज चुकाने में ही खर्च कर रहा है। आज $1 की तुलना में पाकिस्तान रुपए की कीमत 224 रुपए हो चुकी है। 224 रुपया $1 पाकिस्तानी रुपया। करीब 34% जनसंख्या प्रतिदिन मात्र $3.2 मतलब $3-3.25, यानी कि आप समझ लीजिए 723 पाकिस्तानी रुपए की आय पर जीने के लिए मजबूर है। पाकिस्तान वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि जन्म लेते ही पाकिस्तान में हर व्यक्ति पर 1,80,000 का कर्ज हो जाता है।
जन्म लेते ही इधर पाकिस्तान में जन्म लिया, उधर उस पर 1,80,000 का कर्ज हो गया। ये पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार दरअसल तय नहीं कर पा रही है कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए या जनता के लिए योजनाएं बनाए। पाकिस्तान में महंगाई 70 सालों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में सब्जियों के दाम 160% तक बढ़ चुके हैं। 160% सब्जियों के दाम 160% बढ़ गए हैं। गैस सिलेंडर 3,000 रुपए का मिल रहा है। गैस सिलेंडर 3,000। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 233 रुपए। 233 रुपए। डेंगू मलेरिया से बचने के लिए पाकिस्तान के पास मच्छरदानी खरीदने के पैसे नहीं है। पाकिस्तान लोगों से अपील कर रहा है कि कम चाय पिए, क्योंकि इससे चाय की पत्ती का आयात कम होगा और डॉलर बच जाएंगे। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जिस देश में कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए फंड नहीं है, जो देश कटोरा कूटनीति, हर एक देश के सामने कटोरा लेकर घूमता है, पाई डॉलर बचाने के लिए कंगाली कर्फ्यू लगा रहा है, ब्लैकआउट कर रहा है, उसके नतीजों का दिमागी ब्लैकआउट क्यों हुआ? ये जो बिलावल भुट्टो का फ्यूज उड़ा था ना हाल फिलहाल में, ये इसी ब्लैकआउट की वजह से उड़ा था। बिलावल भुट्टो आखिर क्यों इतना बिलबिलाए हुए थे, अब आप समझ गए होंगे। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अपशब्द कहे और पाकिस्तानी भारत को परमाणु जो धमकियां दे रहा है, वो दरअसल ब्लैकआउट की वजह से तमाम नेताओं का फ्यूज उड़ गया है। ये देखिए, आप धमकी दे रही हैं परमाणु हमले की। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवज्जुह से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती। चलिए, पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के पिता मोहम्मद अली जिन्ना के वैचारिक पिता के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आपकी आंखें खुल जाएंगी। जिन्ना से भी पहले आइडिया ऑफ पाकिस्तान देने वाले सीनियर जिन्ना का नाम है अल्लामा इकबाल। ये नाम आपने कई बार सुना होगा। दरअसल आज हमें अल्लामा इकबाल के बारे में बात क्यों करनी पड़ रही है? इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बरेली में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली के एक सरकारी स्कूल में इन्हीं अल्लामा इकबाल की लिखी प्रार्थना लब पे आती है दुआ, ये बच्चों से गंवाने की वजह से प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। अल्लामा इकबाल के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जो पूरी खबर हम आपको समझा देते हैं। ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल हुआ क्या है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली के इसी एक सरकारी स्कूल में लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना तेरी गाते छात्रों का वीडियो वायरल हुआ। अब हिंदू संगठनों को पसंद नहीं आया, इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। छात्र स्कूल के प्रेयर में गाना गा रहे थे जो वीडियो में है। हिंदू संगठन नाराज हुए, जिसके खिलाफ फरीदपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी और शिक्षा मित्र बदरुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। स्कूल में प्रार्थना का 16 सेकंड का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अल्लामा इकबाल की नज्म लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना तेरी, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको प्रार्थना। अब हिंदू संगठनों का आरोप है कि भाई इनमें हिंदू बच्चों से जबरदस्ती मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, ये सब गवाया जा रहा है जबरदस्ती। इसी वीडियो पर हिंदू संगठनों ने विरोध कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल नायक सिद्दीकी और बजरुद्दीन द्वारा जानबूझकर उनकी भावनाएं ठेस पहुंचाई जा रही है। सुबह सुबह हिंदू बच्चों को मुस्लिम विधि से जबरदस्ती प्रार्थना कराई जा रही है हिंदू बच्चों से। उन्होंने आरोप यह लगा दिया कि बच्चों को यही प्रार्थना करने के लिए धमकाया भी जा रहा है, जबरदस्ती धमकाया जा रहा है। यह आरोप लगाया उन्होंने। ऐसा छात्र छात्राओं को इस्लाम धर्म की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब। और इसी शिकायत के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। आप में से कई लोगों को लगेगा भाई ये प्रार्थना तो मतलब इसमें गलत क्या है? हो सकता है कि ये प्रार्थना लब पे आती है बनकर तमन्ना मेरी, आप में से कई लोगों ने अपने स्कूल प्रेयर में, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने गाया हो। मशहूर देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा भी इन्हीं अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, अल्लामा इकबाल की लिखी प्रार्थना बच्चों से गंवाना सही है या गलत है? अल्लामा इकबाल की लिखी प्रार्थना बच्चों से गंवाने पर स्कूल प्रिंसिपल को सस्पेंड कर देना सही है गलत है? इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन आज कम से कम आपको इन साहब के बारे में जानना चाहिए। सारे जहां से अच्छा लिखने वाले अल्लामा इकबाल के बारे में आज हमको लगा आपको बताना चाहिए।
अल्लामा इकबाल की पहली पहचान यह है कि वो पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हैं। दूसरी पहचान यह है कि अल्लामा इकबाल जो हैं वो दरअसल इस्लाम मतलब बंटवारे के जो विलन मोहम्मद अली जिन्ना के वैचारिक पिता कहे जाते हैं, सीनियर जिन्ना कह लीजिए आप। तीसरी पहचान यह है कि अल्लामा इकबाल वैश्विक इस्लामिक राष्ट्र के समर्थक थे। चौथी पहचान इनकी यह है कि अल्लामा इकबाल मुस्लिमों को राष्ट्रभक्ति के खिलाफ उम्मा के लिए उकसाते थे। और पांचवी इन साहब की पहचान यह है कि अल्लामा इकबाल को आप भारत में डर गैंग का पूर्वज भी कह सकते हैं। कैसे मैं आपको बताऊंगा, इनको डर गैंग का पूर्वज भी कह सकते हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं मैं आपको बताता हूं। अल्लामा इकबाल ने 1904 में लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है वतन है हिंदोस्तां हमारा। 1904 में, यह आपको बताया जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। भारत में अल्लामा इकबाल का जिक्र अक्सर इसी गीत के लिए किया जाता है। उन्होंने ये गीत भारत के लिए लिखा। आज 118 साल बाद भी देश में अल्लामा इकबाल के इसी गीत की वजह से उन्हें याद किया जाता है। लेकिन 6 साल में इनका डर जाग गया। 6 साल में डर गैंग के पूर्वज मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, ये संभवतः आपको कोई नहीं बताएगा। 1904 में सारे जहां से अच्छा लिखने वाले, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल को 6 साल बाद भारत में डर लगने लगा। 1910 में अल्लामा इकबाल ने तरानाए मिल्ली लिखा, तरानाए मिल्ली लिखा, जिसमें मुसलमानों को इस्लामिक राज्य के लिए उकसाया। अल्लामा इकबाल ने तरानाए मिल्ली में लिखा, मैं पढ़ रहा हूं उसको, चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहां हमारा। तरानाए मिल्ली, चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां भी हमारा, मुस्लिम हैं हम वतन हैं सारा जहां हमारा। अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहां हमारा। अब अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम राष्ट्र वाली सोच को पाकिस्तान बनाने का विचार देकर मजबूत भी किया। बेहद कम लोग जानते हैं कि अल्लामा इकबाल भारत के बंटवारे और 2 नेशन थ्योरी देने वाले दूसरे व्यक्ति थे। नोट कर लीजिए इसको। पहले व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने 1876 में कहा था कि मुझे विश्वास है कि हिंदू मुसलमान कभी भी मिलकर एक राष्ट्र नहीं बना सकते। सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सबसे पहले व्यक्ति वो थे 2 नेशन थ्योरी देने वाले। कोई अगर आपसे कुछ कहता है तो ये जवाब दे दीजिएगा। और दूसरे व्यक्ति थे अल्लामा इकबाल, जिन्होंने जिन्होंने 1930 में सबसे पहले भारत के बंटवारे और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले उठाया था। तो भारत के जो टुकड़े हुए 47 में, आप इनको भी श्रेय दे सकते हैं अल्लामा इकबाल को। अल्लामा इकबाल ने 29 दिसंबर 1930 में इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में क्या कहा था, मैं वो पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को सम्मिलित रूप से एक राज्य के तौर पर देखना चाहूंगा। भारत में कई लोग भले ही अल्लामा इकबाल को गंगा जमनी तहजीब का चेहरा मानते हो, लेकिन भारत में ही कई लोग अल्लामा इकबाल को बेहद कट्टर और सांप्रदायिक मानते हैं। इसमें एक पक्ष ये भी है, इसलिए वो भी बताना जरूरी है। इसके लिए अल्लामा विरोधी उनके बयान याद दिलाते हैं। अल्लामा इकबाल कहते थे कि जो मुस्लिम कांग्रेस का साथ दे रहे हैं वो हिंदुओं का साथ दे रहे हैं और इसका नतीजा बेहद जानलेवा होगा। अल्लामा इकबाल भले ही सारे जहां से अच्छा लिखने के 6 साल बाद ही हिंदू और हिंदुस्तान विरोधी बातें करने लगे थे, लेकिन आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनकी इतनी कट्टर सोच, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की तरह अल्लामा इकबाल के पूर्वज भी हिंदू थे। अल्लामा इकबाल को इस बात का गर्व था। अल्लामा इकबाल ने अपनी कविता में कहा था कि मैं उनकी औलाद हूं जो सोमनाथ के पुजारी थे, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं। अल्लामा इकबाल के बेटे ने अपनी किताब में लिखा है कि उनके पिता कश्मीरी ब्राह्मणों के एक प्राचीन परिवार से थे जिनका गोत्र सप्रू है। ये तमाम बातें आज आपको बताना, इसलिए आज ये फैसला आप पर है कि भाई भारत के लोगों पर है कि पाकिस्तान के राष्ट्रकवि, भारत के बंटवारे के सबसे बड़े विलन में से एक, कट्टरता का सबसे बड़ा चेहरा, 2 नेशन थ्योरी देने वाले, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले अल्लामा इकबाल को भारत में याद किया जाना चाहिए या नहीं याद किया जाना चाहिए, ये आप तय करें। इस बात का फैसला भी आपको करना है कि ऐसे कट्टर कवि की अल्लाह वाली प्रार्थना हिंदू बच्चों से गवाना सही है या नहीं। जो भी हुआ वो अब आप तय करें। इसके अलावा ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहां पर प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया।
आगे बढ़ते हैं। भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तो 1 साल के अंदर अंदर बना ली, लेकिन देखिए डर गैंग के वैचारिक पूर्वज अल्लामा इकबाल भारत में जो डर वाला वायरस छोड़कर गए थे ना, दुर्भाग्य से उसकी वैक्सीन आज तक नहीं आ पाई है। जो डर गैंग छोड़कर गए थे वो, इसी का नतीजा आज की बड़ी खबर है। भारत में वक्त वक्त डर वाली दुकान खुल जाती है। डर गैंग की इसी दुकान में बोर्ड लगता है, हमेशा एक ही बोर्ड लगता है, भारत में मुसलमान डरे हुए हैं, भारत में सहिष्णुता खत्म हो चुकी है, देश में मुसलमानों को निकालने की देश से साजिश हो रही है। रटा घिसा पिटा पुराना डायलॉग, और यही डर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक बार फिर देश को दिखाया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि देश में मुस्लिम आबादी सुरक्षित नहीं है, भारत में भाईचारे का माहौल नहीं रह गया है। वही अब्दुल बारी सिद्दीकी ये भी कह चुके हैं कि उन्हें अपने बच्चों को यह कहना पड़ रहा है कि वो विदेश रहें, वहीं नौकरी करें, वहीं बस जाएं, भारत रहने लायक नहीं है, डर वाला माहौल है। इसलिए आज आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये बयान बहुत ध्यान से, बुज़दिली वाला बयान बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुके, तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। अब देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी अकेले नहीं है, उनकी तरह जम्मू कश्मीर के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को भी लगता है कि देश में नफरत का माहौल तो है भाई, लेकिन उनकी राय हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी से थोड़ी सी अलग है। वो ये मानते हैं कि देश का माहौल ठीक नहीं है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि देश छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है भाई। अपनी बात कहने के लिए फारूक अब्दुल्ला ने राज कपूर की प्रसिद्ध फिल्म मेरा नाम जोकर का गाना भी गाया। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना भी यहाँ, मैं भी यहाँ, हमने रहना है भी यहाँ, सिवा जाना कहाँ। लेकिन जो लोग कहते हैं कि देश में मुसलमान खतरे में हैं, जो कहते हैं कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल है, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने वाली एक बहुत शानदार तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए। यह यूपी के मिर्जापुर की बेटी सानिया मिर्जा की तस्वीर है, आपको दिखाएंगे। सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा पास करके फ्लाइंग विंग में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि सानिया मिर्जा देश की पहली ऐसी मुस्लिम बेटी होंगी जिन्हें रफाल, मिग-21, सुखोई उड़ाने का गौरव हासिल होगा। आज की सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार खबर, सबसे अच्छी खबर, डर गैंग के मुंह पर ताला लगाने वाली खबर, सानिया मिर्जा देश की पहली ऐसी मुस्लिम बेटी होंगी जिन्हें रफाल, मिग-21, सुखोई उड़ाने का गौरव हासिल होगा। ये हिंदुस्तान की सहिष्णुता की सबसे शानदार तस्वीर है। ये देश में डर गैंग के मुंह बंद करने वाली तस्वीर है। ये वो खूबसूरत तस्वीर है, मतलब भारत का मुसलमान डरा हुआ है कहने वालों का मुंह बंद करने वाली तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर का महत्व डर की राजनीति की मार्केटिंग करने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी और फारूक अब्दुल्ला नहीं समझ सकते। आप सोचिए बहुत ध्यान से, फारूक अब्दुल्ला उसी देश को बदनाम कर रहे हैं जिसने उन्हें सब कुछ दिया। मैं आपको बताऊंगा, अब्दुल बारी सिद्दीकी 1977 से चुनाव जीत रहे हैं, 7 बार के एमएलए रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, बिहार के वित्त मंत्री रह चुके हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। देश ने उन्हें इतना दिया कि अपने बेटे बेटी को विदेश में वो पढ़ा पा रहे हैं। यानी अब्दुल बारी सिद्दीकी को देश ने सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने ही देश के लिए कहा, अपने ही देश को गाली दे रहे हैं कि भारत रहने लायक नहीं है। अपने देश के लिए वो कह रहे हैं यहां नफरत का माहौल है, लेकिन भारत में मुसलमान डरा हुआ है। ये दुकान फिर क्यों खुली? इसका सबसे बड़ा कारण जल्दी से 10 सेकंड में जान लीजिए। आरजेडी का मुस्लिम एमवाई फैक्टर अभी चुनाव में हार हुई है। बिहार के गोपालगंज में उपचुनाव में जो बुरी तरह फ्लॉप हो गया, उसी वजह से बिहार के गोपालगंज में मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं, फिर भी वहां आरजेडी जेडीयू गठबंधन हार गया। यही चिंता सता रही है, इसलिए तुष्टीकरण की तरफ से दिया गया ये बयान। बहुत बहुत शुक्रिया। देश नहीं झुकने देंगे, इतना ही। और अब सवाल के एक बात